ऑनलाइन क्लासेज में सभी का स्वागत। सेकेंड ईयर AHDP में गाइनोकोलॉजी में आज हम इस चैप्टर को उम्मीद करते हैं 5-7 मिनट ऊपर हो जाएं तो इसको हम आज कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अभी हम टाइम टेबल जो है अभी भेजेंगे और ये एग्ज़ाम की डेट्स जो है वो फर्स्ट मिड टर्म की आ चुकी है, तो आप बी केयरफुल। अब हमारे पास जो है गाइनोकोलॉजी में हमने नॉब्ड स्पर्मेटोजोआ देख लिया था, इसको अंडरलाइन कर लेना इम्पोर्टेंट में। अब आता है जीन व क्रोमोसोमल विकार, ये जो किस तरह से होते हैं इनमें हम देखते हैं। ये विकार शुक्राणु जनन क्रिया के अर्धसूत्री विभाजन के दौरान स्पर्म में आते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस में मियोसिस जब होती है, माइटोसिस और मियोसिस, जो मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन होता है तब जो है इसके दौरान स्पर्म में जो है वो आती है। इसमें वीर्य अच्छे से बहुत अच्छा श्रेणी का दिखाई देता है, लेकिन उसमें क्रोमोसोम में एबेरेशन, एबरेजन नहीं है ये, एबरेजन अलग होता है, वो स्किन पे होता है, ये एबेरेशन है। एबेरेशन हो जाता है जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा दिखाई देता है। इस विकार क्रोमोसोमल एबेरेशन के कारण अंडे का निषेचन तो हो जाएगा, लेकिन भ्रूण गर्भकाल के दौरान ही मर जाएगा। तो अब इसमें कौन कौन से हैं देखिए। क्रोमोसोमल एबेरेशन, एबेरेशन में क्या होता है, इसमें या तो क्रोमोसोमल नंबर जो है वो गेन होते हैं या लॉस होते हैं, कम हो जाते हैं या ज़्यादा। और इसमें स्ट्रक्चरल चेंज आता है, स्ट्रक्चरल चेंज। तो जब ये स्ट्रक्चरल चेंज हो गया, क्रोमोसोमल गेन या उसमें लॉस हुए हैं, तो ये नॉट एक्सेप्टेबल हो गया, नॉट एक्सेप्टेबल। तो इसके कारण ये जो गर्भकाल के अंदर जो है वो भ्रूण जो है वो एम्ब्रियो की डेथ हो जाती है। तो क्रोमोसोमल एबेरेशन, एबनॉर्मेलिटी स्ट्रक्चर में और क्रोमोसोमल के नंबर में हो जाती है। नेक्स्ट वन आता है जीन ट्रांसलोकेशन। अब लोकेशन का मतलब होता है जगह, ट्रांस का मतलब होता है बदल जाना, और जीन का यानी कि क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी इन क्रोमोसोम में क्या होगी, इसमें ब्रेक होगा, टूटेगा, और जो टूटा हुआ पोर्शन है वो दूसरे क्रोमोसोम से अटैच हो जाएगा। तो ये ट्रांसफ़र हो गया, लोकेशन ट्रांसफ़र होगी, इसकी छोड़ दी इसने उस दूसरी जगह जाके इसको, तो इसको कहते हैं जीन ट्रांसलोकेशन। अब आता है जीन इन्वर्जन। अब इसमें क्या होता है, क्रोमोसोमल जो सेगमेंट है वो रिवर्स हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। तो जब ये रिवर्स हो जाता है क्रोमोसोमल सेगमेंट, तो भी ये वही पोजीशन जो है वो बनती है। तो इसके अंदर ये स्ट्रक्चरल जो है वो चेंजेज आते हैं। तो जैसे इन्होंने ये यहाँ कुछ दिखा भी रखा है, ट्रांसलोकेशन भी दिखा रखा है, रिवर्स सिंपल ट्रांसलोकेशन भी दिखा रखा है, और इन्वर्टेड सेगमेंट भी दिखा रखा है। तो ये इसके अंदर आपने डायग्राम में इन्वर्टेड सेगमेंट जो है वो आप इसको देखें। यहाँ ये जो है सेगमेंट इस तरह से है, लेकिन ये पूरा का पूरा इन्वर्ट हो गया। देखिए ये कॉइल हो गया, ये पूरा का पूरा इस तरह से हो गया। तो ये इन्वर्टेड यानी कि रिवर्स्ड हो गया, रिवर्स सेगमेंट जो है वो इसका हो जाता है। तो क्रोमोसोम के अंदर ये इस तरह के चेंजेस जो है वो आते हैं। तो इनके कारण से ये निषेचन जो है वो नहीं हो पाता पूरा। अगर हो भी जाता है फर्टिलाइजेशन तो अबॉर्शन हो जाता है, डेथ हो जाती है भ्रूण की, ये इस तरह के। अब नेक्स्ट आता है निषेचन असमर्था, जिससे शुक्राणु असामान्य बी। अब तक तो था शुक्राणु जो है वो सामान्य, अब आता है
असमर्था, निषेचन असमर्था जिसमें शुक्राणु असामान्य हो। इस प्रकार की नपुंसकता नर के प्रजनन अंगों वृक्षण, टेस्टिज, एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस एवं सहायक ग्रंथियां व यूरेथ्रा में विकृति विज्ञान पैथोलॉजी के कारण होती हैं, जैसे क्रिप्टोर्किडिज्म, एक या दोनों वृक्षण अंडकोश में उतरना। पता है आपको ये क्रिप्टोर्किडिज्म क्या होता है? अर्थात जन्म के समय तो बाद में साधारणतया वृक्षण टेस्टिज स्क्रोटम में उतर जाते हैं, लेकिन जब किन्हीं कारणों से वृक्षण कोश में नहीं उतरते तो ऐसी स्थिति को क्रिप्टोर्किडिज्म कहते हैं। दो प्रकार का होता है, मोनो और यूनिलेटरल। केवल एक ही टेस्टिज वृक्षकोश में होता है, ये रोग साधारणतया होता है। डाई और बायोलेटरल यानी दोनों टेस्टिज के वृक्षकोश में नहीं उतरना, तो ये इस रोग में वृक्षण कोश में रहने वाला टेस्टिज उदर गुहा में ही रहता है। इस कारण टेस्टिज को उचित ताप नहीं मिलता, जिससे स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया पर असर पड़ता है। यह रोग आनुवांशिक भी हो सकता है। अब स्पर्म के अंदर जो विकार हैं वो है डिफेक्ट्स इन स्पर्म, शिरहीन स्पर्म यानी कि डीकैपिटेटेड स्पर्म। तो ये देखिए, ये हेड जो है इसका टूटा हुआ है, डीकैपिटेशन हो गया, इसका डीकैपिटेटेड है। डायडम डिफेक्ट मैंने आपको बता दिया, ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। डीकैपिटेटेड स्पर्म भी, ये डायडम डिफेक्ट, नॉब्ड स्पर्म, ये तीनों हमने पहले कर लिए हुए हैं। अब ये आता है पूंछ विहीन स्टरलाइजिंग टेल स्टम्प, स्टेरिलाइजिंग टेल स्टम्प। यह एक स्पर्म के पूंछ का विकार है, जिसमें पूंछ का भाग बिल्कुल छोटा हो जाता है, इंपॉर्टेंट है। देन डग डिफेक्ट या डैग डिफेक्ट, यह विकार साधारणतया नर गौवंश के सांड में पाया जाता है। इसमें स्पर्म का मुख्य भाग एकदम गुच्छे के रूप में कोइल्ड स्पर्म के मध्य भाग पर घूम जाता है तथा स्पर्म की पूंछ जैसा दिखाई देता है। इसका कारण सेमिनल प्लाज्मा में जिंक की अधिक मात्रा का होना इस विकार का कारण है। अंडरलाइन कर लेना इसको, जिंक की कमी। ये आप देखें, इसमें डायग्राम दे रखा है कि किस तरह से ये डैग डिफेक्ट आया। इस विकार से वीर्य का आयतन व सांद्रता सामान्य होती है, लेकिन स्पर्म में केवल 10 से 20% ही गतिशीलता, मोटिलिटी होती है, जिसके कारण से नर नपुंसकता की श्रेणी में आता है, क्योंकि स्पर्म अंडे तक पहुंच ही नहीं पाता। अब आता है स्यूडो ड्रॉप डिफेक्ट। स्यूडो का मतलब होता है झूठा, स्यूडो ड्रॉप विकार। स्पर्म का मध्य भाग गोल व लंबा तथा मोटा हो जाता है, जिसके कारण स्पर्म की गतिशीलता पर असर पड़ता है तथा इस विकार से भी स्पर्म अंडे तक नहीं पहुंच पाता। तो ये स्यूडो ड्रॉप डिफेक्ट। ये क्रूक या स्क्रू विकार, ये भी एक 3 साल में एक बार एक एग्जाम में ये क्रूक स्पर्म का पूछा गया था। व्हाट इज द डिफेक्ट क्रूक स्क्रू, देन यू हैव टू डिफाइन। तो इसको आप एक क्रूक स्क्रू का मतलब होता है जैसे पेच के स्क्रू नहीं होते, सेम ये इसी तरह इसके अंदर ये घुमाव आए हुए, दैट्स बस ये है क्रूक स्क्रू डिफेक्ट। इसमें स्पर्म का मध्य भाग एक स्क्रू की भांति होता है। यह विकार माइटोकॉन्ड्रिया का अव्यवस्थित ढंग से शीत में वितरण से होता है। तो ये जो विकार हैं, ये आपने 5-7 जो है ये अच्छी तरह पढ़ लेना, क्योंकि इन्हीं में से ज़्यादातर जो है वो एक आधा जरूर इसमें से पूछ लिया जाता है। जनन अंगों को प्रभावित करने वाली बीमारियां, वृक्षण अल्पविकास यानी कि टेस्टिकुलर हाइपोप्लेसिया, छोटे होना, टेस्टिस का छोटे होना वृक्षण का। 23% नर वृक्षण पैथोलॉजी इसी विकार के कारण होती है। यह विकार एक तरफ के वृक्षण में भी हो सकता है तथा दोनों में भी हो सकता है। यह रोग यौवन आरंभ अवस्था के समय अथवा बाद में भी हो सकता है। यह विकार अनुवांशिकी जन्मजात रोग जो एक अप्रभावी दैहिक जीन के कारण, अंडरलाइन, अप्रभावी दैहिक जीन के कारण होता है। सिम्टम इसमें
गाय, सांड, मेंढा, सुअर और घोड़े में ये पाया जाता है ज़्यादातर। ये रोग एक तरफ के वृक्षण में भी हो सकता है, दोनों में भी। जिस वृक्षण में ये रोग होता है वह वृक्षण आकार में छोटा हो जाता है, क्योंकि हाइपोप्लेसिया है। उसकी स्पर्मेटिक कोड भी बिल्कुल पतली हो जाती है। इसमें निषेचन की क्रिया वृक्षणों के अल्प विकास हाइपोप्लेसिया स्थिति पर निर्भर करती है। जैसे क्या ये रोग वृक्षण में है अथवा दोनों में? एक में है तो काम चलता है। इस रोग से वृक्षण का कितना भाग प्रभावित है? यदि दोनों वृक्षण पूर्ण रूप से हाइपोप्लास्टिक हैं तो नर पूर्ण रूप से नपुंसक होगा, अन्यथा नहीं। अपूर्ण व एक तरफ के हाइपोप्लेसिया और नर में संभोग मैथुन की इच्छा व प्रक्रिया बहुत अच्छी है तो इस रोग में जब पशु का वीर्य परीक्षण करें तो निम्न लक्षण दिखाई देंगे। सीमन में शुक्राणुओं की सांद्रता कम मिलेगी, स्पर्म में गतिशीलता भी शिथिल होगी, नहीं ज़्यादा होगी। द्वितीय तरफ के हाइपोप्लेसिया में वीर्य पानी जैसा तथा बहुत कम मात्रा में स्पर्म मिलेंगे, लेकिन वीर्य में जाइंट सेल अलग तरह के सेल तथा अपूर्ण विकसित प्राथमिक शुक्राणु मिलेंगे। यहाँ तक कि स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट्स व स्पर्मेटिड्स अविकसित स्थिति में मिलेंगे। स्पर्म की शुरुआत बनने की प्रक्रिया, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट एंड स्पर्मेटिड्स आपने पढ़ा है, ये प्रोसेस है स्पर्मेटोजेनेसिस का। तो ये दिखाई देंगे, पूरा स्पर्म नहीं है, वो तालमेल में बैठेगा। जाइंट सेल, बड़े बड़े सेल जो है वो नजर आएंगे, क्योंकि स्पर्म बने ही नहीं है, तो ये जाइंट सेल बड़े बड़े नजर आएंगे जिनसे स्पर्म बनते हैं। ट्रीटमेंट नहीं है, ऐसे नर सांड को हड़ से हटा दें क्योंकि विकार अनुवांशिक है। टेस्टिकुलर डीजनरेशन, वृक्षण पैथोलॉजी का 75 से 80% इस वीर्य का आकार के कारण है, क्योंकि इस रोग में वृक्षण की आंतरिक परत जर्मिनल एपिथेलियम किसी भी विपरीत परिस्थितियों में तुरंत प्रभावित होती है। डीजनरेशन, घट जाना, डीजनरेट हो जाना, टेस्टिकुलर। इस रोग में वृक्षण हवास बहुत तेज गति से 1 घंटे के भीतर से 1 दिन होता है, लेकिन इसका पुनर्निर्माण बहुत धीरे धीरे होता है, जो कई सप्ताह में, कई महीने लग जाते हैं। इस रोग में वृक्षण की जनन उपकला यानी कि जर्मिनल एपिथेलियम का जब हवास नष्ट या नुकसान होता है तो उसका पुनर्निर्माण होना आसान नहीं है, तथा पशु पूर्ण रूप से नपुंसक भी हो सकता है। वृक्षण हवास रोग में निम्न बदलाव आते हैं। स्पर्मेटोजोआ की सांद्रता व गतिशीलता कम हो जाती है, असाधारण स्पर्म की संख्या बढ़ जाती है, वृक्षण का आकार छोटा व मुलायम हो जाता है। वृक्षण का अंत में फाइब्रोसिस होकर रेटिटेस्टिज के बाहर कैल्शिफिकेशन हो जाता है। फाइब्रोसिस, मैंने आपको लिवर फाइब्रोसिस पढ़ाया हुआ है, यानी कि लीवर की जो सेल हैं वो पतली तंतुनुमा हो जाती हैं, फाइबर की तरह हो जाती हैं, हार्ड हो जाती हैं। इसी तरह इसकी वृक्षण की भी इसी तरह से जो है वो हो जाती हैं, तो इनको वृक्षण का फाइब्रोस होना कहा जाता है। निषेचन क्षमता एकदम कम हो जाती है। वृक्षण हवास के कारण तापमान में बदलाव, जो ही शरीर का तापमान किसी भी बीमारी के कारण बढ़ता है अथवा अन्य कारणों, क्रिप्टोर्किडिज्म के कारण, क्योंकि वो अंदर ही हैं तो ज़्यादा टेम्परेचर में रहेंगे। इंग्वाइनल हार्निया, स्क्रोटल डर्मेटाइटिस, पीटीसी, स्क्रोटम जो है उस पर डर्मेटाइटिस का हो जाना, चमड़ी का डर्मिस का सूजना घटता है, तो शुक्रजन क्रिया स्पर्मेटोजेनेसिस में अत्यधिक बदलाव आता है। स्पर्मेटोगोनेसिस नहीं, स्पर्मेटोजेनेसिस, इसको जेनेसिस करें। रक्त संचरण संचार में रुकावट, वृक्षण के रक्त संचारण में स्ट्रांगली परजीवी लार्वा के कारण घोड़े की वृक्षण धमनी, स्पर्मेटिक शिरा में अवकोश वैक्यूल्स के कारण वृक्षण के घूम जाने के कारण टॉर्शन होता है, जो ऑफ टेस्टी, वृक्षण में बदलाव आदि से जब रुकावट आती है तो वृक्षण का आवास होता है। खून की सप्लाई ज़्यादा नहीं होती है तो वो डिजनरेशन शुरू हो जाता है। दैट इज द मेन मतलब जो इसका यही हुआ। विकिरण, रेडिएशन, बार बार एक्सरे के अंदर नहीं जाना चाहिए, ध्यान रहे। इनसे विकिरण के कारण से भी शुक्राणुओं के जनन क्रिया में व्यवधान आता है, जिसमें स्पर्मेटिड्स व स्पर्मेटोसाइट्स क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और असामान्य
स्पर्मेटोजोआ बनने लगते हैं तथा स्पर्म की सांद्रता भी कम हो जाती है। तो ये बार बार रेडिएशन में जाना, जो आदमी ज़्यादातर काम करता है रेडिएशन में, उसके लिए मना किया हुआ है कि वो ज़्यादातर बार बार एक उनके यहाँ लगा दी जाती है एक प्लेट, उसमें जब रेडिएशन शिखर पे आ जाता है तो उसको, उस आदमी को वहाँ से हटा देते हैं। तो ये इसका ये मेन जो है वो मकसद होता है, क्योंकि बार बार रेडिएशन के संपर्क में आने से टेस्टिस पे असर पड़ता है और स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती है। अब उसके बाद में आता है हार्मोनल कारण। हार्मोनल पीयूष ग्रंथि के पिट्यूटरी ग्लैंड के अग्रभाग एंटीरियर व हाइपोथैलेमस में जब ट्यूमर हो जाता है तो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स के स्त्रावण होने में रुकावट आ जाती है, और जब इनकी मात्रा में व्यवधान आता है तो ईस्ट्रोजन व टेस्ट्रोजन हार्मोन का स्त्रावण भी गड़बड़ा जाता है तथा पशु मोटा जाता है। स्टीरॉयड के ज़्यादा स्त्रावण से वृक्षण का आभास होना शुरू हो जाता है। इसके बाद में उम्र आती है। हार्मोनल कारण इंपॉर्टेंट में लिख लें भैया। उम्र, पशु जब वृद्ध और अधिक उम्र का हो तो वृक्षण का आभास होने लग जाता था, सीमन का उत्पादन भी कम हो जाता है। अब हमारे पास आते हैं स्थानीय या संक्रामक रोग। कुछ निम्न प्रजनन अंगों के तथा संक्रामक रोगों के कारण भी वृक्षण का आभास होता है। स्थानीय प्रजनन अंगों के रोग, एपिडिडाइमाइटिस, ऑर्काइटिस, टेस्टिस का सूज जाना, एपिडिडाइमस का सूज जाना। संक्रामक रोगों में वही जो है पहले हमने पढ़े, ब्रूसेल्ला, वोटस, माइकोबैक्टीरियम, ट्यूबरकुलोसिस, कॉर्निबैक्टीरियम, पायोजीन, एक्टिनोमाइकोसिस, IBR, IPV एंड स्यूडोमोनास आदि। ये सारे हम जो पढ़ेंगे आगे, ये बीमारियां हमारे पास फीमेल जेनाइटल ऑर्गन के अंदर ये जो आएंगे कारण इसके, तो इसमें सब आ जाएगा ये। आहार, न्यूट्रिशन, अंडर फीडिंग, ओवर फीडिंग एंड डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, तीनों ही कारण बनते हैं इसके। पॉइजन, निम्न औषधियों की अधिक मात्रा भी वृक्षण आवास करती है। भेड़ में आर्सेनिक के विलियन के डोजिंग से, आर्सेनिक की डोजिंग से भेड़ों में। एंटीमनी औषधि का कृमिनाशक दवा के रूप में अधिक उपयोग करना, ये भी एक पॉइजनिंग कारण है। इसके कारण भी टेस्टिस में स्पर्मेटोजेनेसिस अफेक्टेड होता है। वृक्षण के ट्यूमर, वृक्षण ट्यूमर मुख्य रूप से अधिक उम्र के नर पशुओं में देखा गया। वृक्षण आवास के लक्षण क्या क्या होंगे अगर उसमें वृक्षण आवास होता है? लक्षण की तीव्रता वृक्षण के आवास पर तथा कारण पर निर्भर करती है, अर्थात यह माइल्ड से लेकर सीवियर गंभीर भी हो सकता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की एट्रोफी के कारण वृक्षण का आकार छोटा हो जाता है। एक्यूट अवस्था में वृक्षण सूज जाते हैं, पशु दर्द महसूस करता है तथा वृक्षण गर्म महसूस होते हैं, लेकिन क्रोनिक तथा फाइब्रोज्ड व कैल्सिफिकेशन हो जाता है। लचीलापन नहीं रहता। वृक्षण आवास में संभोग मैथुन की इच्छा शक्ति पर कम असर पड़ता है, क्योंकि लेडिंग सेल पर इसका कम असर पड़ता है, जबकि जनन स्तर की उपकला पर इसका ज़्यादा असर पड़ता है। इसलिए स्पर्म का आकार व अवस्थाएं अलग अलग होती हैं। तो वीर्य की जांच ही इस बीमारी का मुख्य निदान बिंदु है, इसलिए हर सप्ताह के अंतराल पर वीर्य की जांच कई बार करनी चाहिए। इसमें निम्न बदलाव दिखाई देंगे। स्पर्म की गतिशीलता कम हो जाएगी, असामान्य तथा मृत स्पर्म की संख्या ज़्यादा होगी। वृक्षण के सिर, मध्य भाग व पूंछ, 3 भाग होते हैं ना इसके, हेड, नेक और टेल। हेड, नेक, मिड पोर्शन और टेल, 4 होते हैं। कई बार इसमें स्पर्म की गति असामान्य तथा मृत स्पर्म की संख्या ज़्यादा होगी। वृक्षण के सिर, मध्य भाग व पूंछ आदि जैसा नीचे चित्र में दिखाया गया बदलाव ज़्यादा मिलेंगे। तो ये एक डायग्राम दे रखा है इन्होंने। तो ये देखिए, नॉर्मल स्पर्म की स्थिति दे रखी है। माइक्रोसेफेलिक स्पर्म जो है हेड देखिए छोटा हो गया। मैक्रो, ये देखिए हेड बड़ा हो गया मैक्रोसेफेलिक स्पर्म में।
शॉर्ट ब्रॉड हेड, ये छोटा और चौड़ा हो गया। इनलोगेटेड हो गया, लंबाई, और नैरो, पतला हेड, ये मैंने पढ़ा दिए हुए हैं। पेरीफोरम और पियर शेप, नारंगी जैसा हेड हो गया। डबल मिडल पीस, ये देखिए डबल मिडल पीस डबल हो गया हुआ है, डबल हो गया यहाँ। और उसके बाद में स्वेलिंग ऑफ मिडल पीस, ये सूज गया है बीच का पोर्शन इसका, देखें। और किंक्ड एंड कोइल्ड मिड पीस एंड टेल, ये आपको मैंने पढ़ा दिए हुए हैं। किंक्ड क्या है, कोयल टेल क्या है, ये मैंने आपको बता दिए। कोयल हो गए। एबैक्सियल, हेड जो है वो बीच में ना जुड़ करके नेक के एक साइड में जो है लगा हुआ होता है इसमें, तो ये एबैक्सियल अटैचमेंट और मिडल पीस कहलाता है। तो ये हमारे पास आज के लिए अभी एक लेक्चर जो है वो इस चैप्टर को पूरा करने में और चाहिएगा, लेकिन आप इसकी तरफ ध्यान अब देवें पूर्ण कि आपका 5 सी अभी आपके पास टाइम टेबल भेज देते हैं, लेकिन ये डेट जो है वो आ गई हुई है एग्ज़ाम की, तो आप उसी तरह से अपनी इस तैयारी शुरू करें, क्योंकि अभी ये ज़्यादा अब हमें समय हमारे पास नहीं है, क्योंकि पूरी की पूरी लगभग अंदाजन 5 डे में पेपर्स का व्यवस्था करनी है, सारी व्यवस्थाएं करनी है। तो ये एक लेक्चर 1 तारीख का, और ये आपकी सारी व्यवस्थाएं जहाँ जहाँ कमी है जिस सब्जेक्ट में, तो वह मैं पूरी करने का प्रयास करूँगा। तो इसके लिए आज इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।